अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने MTS 641 के मॉड्यूल 1 से 25 तक कवर कर लिए थे लास्ट वीडियो में, और आज हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल नंबर 26। मॉड्यूल नंबर 26 में है काशी सीक्वेंस। अब काशी सीक्वेंस क्या होता है, काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन आपके पेपर के सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसकी डेफिनेशन पेपर में आती है। काशी सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस है एक्स एन आपके पास इन मैट्रिक स्पेस एक्स इज इक्वल टू एक्स इज सेट टू बी काशी सीक्वेंस। आप किसी भी सीक्वेंस को वो है एक्स एन मैट्रिक स्पेस में, आप उसको कब बोलोगे कि वो काशी सीक्वेंस है, उसकी एक कंडीशन है। फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0 देयर इज एन एन इज इक्वल टू एन एप्सिलॉन नॉट सच डेट। अब ये वाली उसकी कंडीशन है कि उसमें डी एक्स एम एक्स एन आपने दो सीक्वेंस लिए, उनमें आपने डिस्टेंस जो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। फॉर एवरी एम एन इज ग्रेटर देन एन। काशी सीक्वेंस जो होते हैं ना, ये दो स्पेसिस के दरमियान या जो दो सीक्वेंस है उनके दरमियान डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करते हैं, उसको कहते हैं काशी सीक्वेंस। तो आपने बोलना है कि कोई भी सीक्वेंस आप उसको कब बोलेंगे कि वो काशी सीक्वेंस है, जब उसमें क्या हो, एप्सिलॉन नॉट इज़ ग्रेटर देन 0 हो और उसमें ये वाली कंडीशन हो डी एक्स एम एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन नॉट, और इसमें जो एम एन एन है ये दोनों क्या हो, ग्रेटर देन एन हो। अगर ये वाली दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो वाला जो आपका सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या होगा, काशी सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट इसके पास है क्या, इक्विवेलेंट नोटेशन। इसमें ये होता है कि डी एक्स एम एक्स एन ये कब 0 होगा, जब आपके पास एम एन एन क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएंगे। जब एम एन आपके पास किसको अप्रोच कर जाएंगे, इन्फिनिटी को, देन आपके पास ये जो काशी सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपके पास ए एन इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, 1/n एन अप्रोचेस 1 टू इन्फिनिटी। आपने इसका बताना है कि काशी सीक्वेंस है या नहीं। अब आपको पता है कि डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी एक्स वाई किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले आपने इसको एक्स एम में लिखना है, देन आपने एक्स एन में लिखना है। मतलब पहले आप इसको 1/m लिखेंगे, फिर आप इसको क्या लिखेंगे, 1/n। और कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस वाई है तो आप करेंगे 1/m माइनस 1/n। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखी है, मैंने यहाँ पे लिखी है 1/m माइनस 1/n इज लेस देन इक्वल टू 1/m प्लस 1/n। ठीक है, अब इसमें देखिए आपने एम एन एन को किसको अप्रोच करवाना है, एम को भी अप्रोच करवाएं इन्फिनिटी तक, एन को भी अप्रोच करवाएं इन्फिनिटी तक। 1/m ये भी 0 हो जाएगा, 1/n ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/m माइनस 1/n क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काशी सीक्वेंस की जो कंडीशन है वो यहाँ पे होल्ड हो रही है। जब हमने एम एन को इन्फिनिटी तक अप्रोच करवाया तो आपका आंसर क्या आया, 0। डी एक्स एम एक्स एन किसके इक्वल आया, 0 के। तो ये क्या है, ये वाला जो है ए एन 1/n ये क्या है, हमारे पास काशी सीक्वेंस है। नेक्स्ट आपके पास है कंप्लीटनेस। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। कोई भी आपके पास स्पेस है, आप कब उसको बोलेंगे कि वो कंप्लीट है, इफ़ एवरी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्ज। अगर आप देखें आपने एक स्पेस एक्स ली, आपने उसको बताना है कि वो कंप्लीट है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन है कि आपने जितने भी उसके अंदर सीक्वेंस हैं वो सीक्वेंस क्या करने चाहिए, कन्वर्ज करने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि वो जिस लिमिट को अप्रोच करना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, उसी एक्स का एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशंस होती हैं कंप्लीटनेस की, ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। एक, जिसने भी उसमें सीक्वेंस हैं वो सारे क्या होने चाहिए, कन्वर्ज करने चाहिए, और दूसरा वो जिस लिमिट तक जाने चाहिए वो वाला जो एलिमेंट हो वो भी इसी एक्स का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है ए एन 1/n एन अप्रोचेस 1 टू इन्फिनिटी सी वन दिया हुआ 0 to 1 इस काशी सीक्वेंस। अब देखिए काशी सीक्वेंस के लिए, और इसका हमने ये भी बताना है कि ये कंप्लीट है या नहीं। कंप्लीट के लिए अभी हमने देखा कि आप जिस लिमिट तक वो अप्रोच करें वो उसी एक्स का पार्ट होना चाहिए, मतलब वो उसी एक्स का एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसमें देखें, यहाँ पे आपके पास 0 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है इसमें। तो अगर आप यहाँ पे देखें एन अप्रोचेस 1 टू इन्फिनिटी करवाएंगे, इन्फिनिटी तक जब आप इसको अप्रोच करवाएंगे ना तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 0, मतलब 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होते हैं, 0 के। अब 0 तो इसका देखना है, 0 इसका है, मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 इसमें इंक्लूड है। तो इसका मतलब है ये वाली जो स्पेस होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट नहीं होगी तो इसका मतलब वो काशी सीक्वेंस भी नहीं होगी। यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ट कर रहा है 0 पे, लेकिन 0 तो इसका पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो स्पेस है 0 to 1 ये क्या है, कंप्लीट नहीं है। इसमें क्या होती है कि फॉर एवरी काशी सीक्वेंस इट शुड कन्वर्ट टू एलिमेंट ऑफ दैट स्पेस, कि वो उसी स्पेस के एलिमेंट को कन्वर्ट करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये वाला जो स्पेस है वो कंप्लीट स्पेस नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 27। मॉड्यूल नंबर 27 में है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस इज काशी सीक्वेंस। अब आपने देखे काशी सीक्वेंस का बताना है। काशी सीक्वेंस को अभी हमने डिस्कस किया, काशी सीक्वेंस की ये वाली कंडीशन होती है। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये
काशी सीक्वेंस में ये होता है डी एक्स एम, एक्स एन क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे हमने बताना है कि अपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस को लेना है मैट्रिक्स स्पेस में, और हमने बताना है कि वो काशी सीक्वेंस है या नहीं। तो आपने पहले क्या करना है, लेट एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस सच दैट एक्स एन परसिस्टेंट फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0। वही आपने चीज़ लिखी, लेकिन यहाँ पे पहले देखें, पहले आपने करना है एक्स एन को एक्स तक, फिर आपने करना है एक्स एम को एक्स तक। डी एक्स एन इंटू एक्स क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन नॉट बाई 2। ये कन्वर्जन सीक्वेंस का है। वी हैव टू प्रूव दैट एक्स एन इज काशी सीक्वेंस फॉर एवरी। अब देखें, पहले आपने लिखा डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन नॉट बाई 2, फिर आप लिखेंगे डी एक्स एम इंटू एक्स, ये भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन नॉट बाई 2। आपने काशी सीक्वेंस को प्रूव करवाना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखी हुई है काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन की। काशी सीक्वेंस क्या होता है, इसमें होता है डी एक्स एम क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन नॉट होता है, और एम एन क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं। यही चीज़ अब हम यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स एन ये लेस देन इक्वल टू किसके होगा, डी एक्स एम से एक्स तक प्लस डी एक्स एन से एक्स तक, मतलब एक्स एम से एक्स तक और एक्स एन से भी एक्स तक। अब इसकी वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन नॉट बाई 2 है, और इसकी वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन नॉट बाई 2 है। यहाँ हम एप्सिलॉन नॉट बाई 2 प्लस एप्सिलॉन नॉट बाई 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा लेस देन एप्सिलॉन नॉट। ये 2 एप्सिलॉन नॉट बाई 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। और यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी कि आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस को लिया, आपने 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिए, एक आपने लिया डी एक्स एन इंटू एक्स और एक आपने लिया डी एक्स एम इंटू एक्स। इन दोनों की वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन नॉट बाई 2 है। उसको फिर आपने काशी सीक्वेंस प्रूव करवाना है, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखा डी एक्स एम इंटू एक्स प्लस डी एक्स एन इंटू एक्स। इन दोनों की वैल्यू को पुट किया, तो आपके पास ये चीज़ आ गई, वो चीज़ हमें चाहिए थी। अब इसका कन्वर्स देख लेते हैं। इसका कन्वर्स ये है कि एवरी काशी सीक्वेंस एक्स एन इंडिया स्पेस इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे हमने देखा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, काशी सीक्वेंस होता है। इस चीज़ को हमने प्रूफ कर लिया। अगर आप इसका कर लें कन्वर्स के, जितने भी काशी सीक्वेंस होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं। कैसा है, ये ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका उन्होंने प्रूफ नहीं दिया हुआ, जस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है कि एवरी काशी सीक्वेंस इन दैट स्पेस इज़ नॉट कन्वर्जेंट। मतलब कि ये इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है ये अभी हमने प्रूफ की है, ये वाली ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल आपके पास है काउंटर एग्जाम्पल ए एन वन बाई एन अप्रोचेस 1 to इन्फिनिटी। ये वाला जो स्पेस है ये काशी सीक्वेंस है, अभी हमने इसको देखा, लेकिन ये क्या है, कन्वर्जन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0 तक, इसमें 0 जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो ये कंप्लीट भी नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही वाली एग्जाम्पल देखी थी। नेक्स्ट उन्होंने दी हुई है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में ना उन्होंने ये आपको कोई भी, ये पहले उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट लिखी कि वो कंप्लीट कब होता है। अभी हम देख के आए हैं कंप्लीट कब होता है, जब उसमें जितने भी सीक्वेंस होते हैं वो सारे काशी सीक्वेंस होने चाहिए, और वो किसी एक लिमिट को अप्रोच करना चाहिए जो कि उसी एक्स का पार्ट हो। कंप्लीटनेस में अभी हमने ये 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, वो है 1 + 1 बाई एन, और उन्होंने बोला 1 + 1 बाई एन होल पावर एन। और वो कह रहे हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ट कर रहा है ई पे, ई, ठीक है। अब ई का आपको पता है कि ये ई क्यू से बिलोंग नहीं करता। ई क्या है, ये इरेशनल नंबर है, और क्यू क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है कि ये जो है ये भी कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है ई तक, और ई जो है वो रेशनल नहीं है, ई इरेशनल है। तो आपको तो कंप्लीट के लिए चाहिए कि वो यहाँ पे ना उन्होंने एक क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपका ये जो है ये सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ये आपका ई तक, ई इसका आंसर है, और ये क्या है कि बिलोंग किससे करता है, रेशनल से। अब देखें इसका जो आंसर आ रहा है वो ई आ रहा है, और ई इरेशनल है, लेकिन वैसे ये क्या है, रेशनल है। जो इसकी स्पेस हमें बताई गई है ना, उस वो जो लिमिट्स बताई गई हैं वो है रेशनल है, लेकिन ये कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, ई पे। तो इसका मतलब है ये भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो रेशनल नहीं इरेशनल आ रहा है, और रेशनल इरेशनल बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 28। मॉड्यूल नंबर 28 में है क्लियर। क्लियर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स एंड सेट इटसेल्फ। क्लियर एक सेट होता है किसका, जिसमें जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं, और उसमें जो वो सेट खुद होता है वो। इसके इन दोनों का अगर आप कलेक्शन कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लियर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट ये है कि आप कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट लें, उसके अराउंड आप एक ओपन बाल ड्रा करें। अब उस ओपन बाल में बाकी डिफरेंट पॉइंट्स भी आ जाते हैं जो उस सेट के नहीं होते, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग लिमिट पॉइंट। मतलब एक पॉइंट आपने लिया, उस पॉइंट के आपने अराउंड एक आपने ओपन बाल ड्रा की, और वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स भी आ जाते हैं, और वो डिफरेंट पॉइंट वो वाला पॉइंट नहीं होता, बल्कि उसी सेट के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उसको कहते हैं लिमिट पॉइंट। वैसे इसकी डेफिनेशन अक्सर पेपर में आ जाती है, तो इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्लोज सेट है। क्लोज सेट में जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं जिस सेट के, उन सबको अगर आप मिला दें तो वो जो सेट बनेगा वो होगा क्लोज सेट। मतलब लिमिट पॉइंट को मिला दें तो वो क्लोज सेट बन जाता है। नेक्स्ट एक थ्योरम है
थ्योरम है, थ्योरम की जस्ट स्टेटमेंट देख लें, हो सकता है यहाँ से कोई एमसीक्यूज बन जाए, अदरवाइज ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट एम बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट of matrix space dxd and m clear, it's clear as defined before, then x belong to m clear if and only if there is a sequence xn in m such that xn approaches to x। अगर xn approaches to x करेगा then ही वो x जो है वो m clear से belong करेगा। m कब क्लोज होगा? if and only if xn belong to m, xn implies that, मतलब इसमें भी ये वाली कंडीशन, इन दोनों में ये वाली कंडीशन होगी, इसमें कंडीशन होगी तो x बिलोंग करेगा m क्लियर से, और अगर इसमें ये वाली चीज़ होगी तो इसका मतलब है m क्या होगा? क्लोज होगा। m क्लोज होगा तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ये वाला कंडीशन फुलफिल होगी तो m क्लोज होगा, क्योंकि दरमियान में क्या है? इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। MCQs के लिए बस इसको एक नज़र आपने पढ़ना है। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 29 एंड 30, कंप्लीट सबस्पेस। अब आ स्पेस, आप किसी भी स्पेस को कब बोलेंगे वो कंप्लीट है। आ सबस्पेस एम ऑफ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स, एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स है जो कि कंप्लीट है। अब आपने ली उसकी सबस्पेस एम, अब वो सबस्पेस एम वो भी कंप्लीट कब होगी? इफ़ एंड ओनली इफ द सेट एम इज़ क्लोज्ड इन एक्स। अगर वो वाला जो आपकी सबस्पेस है वो इस वाली कंप्लीट स्पेस में क्लोज हो जाए, मतलब उसी में क्लोज हो, तब आप बोलेंगे कि वो वाली जो सबस्पेस है वो क्या है? कंप्लीट सबस्पेस है। देखें, आपने ली एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स, आपने उसकी उसी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स की एक ली सबस्पेस एम। अब ये जो आपने सबस्पेस ली है वो भी कंप्लीट कब होगी? जब आपने बताना है कि इफ़ द सेट एम, ये जो सबस्पेस है एम, उसका जो सेट है वो क्या हो? क्लोज हो इस एक्स में। अगर ये इस एक्स में क्लोज हो जाए तो मतलब ये तो पहले से कंप्लीट है, तो ये भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट सबस्पेस हो जाएगी। नेक्स्ट है कंटिन्यूस मैपिंग। कोई भी आपके पास मैपिंग है उसका आप कब बोलेंगे वो कंटिन्यूस है? आ मैपिंग टी एक्स इंटू वाई ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इंटू टी इंटू मैट्रिक्स स्पेस वाई इंटू टी। आपके पास दो स्पेसेस है, एक एक्स डी है और एक है वाई डी। आप उसको कब बोलेंगे कि कंटिन्यूस मैपिंग है? इफ़ एंड ओनली इफ एक्स नाट अप्रोच करे एक्स एन अप्रोच करे एक्स नाट को, इम्प्लाइज टी एक्स नाट टी एक्स एन टी एक्स नाट को, मतलब एक्स एन अप्रोच करे एक्स नाट को तो इम्प्लाइज करे ये कि आपने उस पर मैपिंग को अप्लाई किया, तो टी एक्स नाट भी अप्रोच करे टी एक्स नाट को। तो अगर ये वाली दो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही हैं तो आपके पास जो स्पेस है जो आप मैपिंग करवा रहे हैं वो मैपिंग क्या है? कंटिन्यूस मैपिंग है। दो आपने ले सब स्पेसिस ली, मैट्रिक्स स्पेस ली आपने, एक एक्स डी, एक आपने ली वाई डी, उसमें आप एक्स को वाई को पर मैप करवा रही हैं और आप करवा रहे हैं तो आपने बताना है कि जो आप मैप करवा रही हैं, मैपिंग करवा रहे हैं वो क्या है? वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो उसके लिए आपने ये कंडीशन बतानी है कि इसमें एक्स एन अप्रोच करना चाहिए एक्स नॉट को, एक्स एन मैप करना चाहिए एक्स नॉट पे, और फिर देन इम्प्लाइज के टी एक्स एन भी क्या होना चाहिए? अप्रोच करना चाहिए टी एक्स नॉट को। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हैं तो वो मैपिंग जो है आपकी वो कंटिन्यूस मैपिंग है। अब इसी चीज़ को हम लोगों ने प्रूफ भी करना है। सपोज दैट टी इज़ कंटिन्यूस, वी विल शो दैट। अब देखें, अगर वो कंटिन्यूस है तो इसमें ये चीज़ें होंगी। तो अब आपने ली स्पेस, आपने लिया टी के है वो कंटिन्यूस है, अब आपने इन दो चीज़ों को प्रूफ करना है। देखें, सपोज दैट टी इज़ कंटिन्यूस, वी विल प्रूव दैट इफ एक्स एन अप्रोच टू एक्स नॉट इम्प्लाइज टी एक्स एन टी एक्स नॉट, मतलब कि आपने एक कंटिन्यूस मैपिंग ले ली। अब आपने ये दो चीज़ें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। अभी हमने बताया कि टी क्या है? कंटिन्यूस है। मीन टी एक्स इंटू वाई एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0। आपको पता है कंटिन्यूस के लिए क्या कंडीशंस होते हैं कि इसमें डी एक्स इंटू एक्स नॉट लेस देन इज सिग्मा एंड डी टी एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। यही चीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले कंटिन्यूस मैपिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी कि अगर वो कंटिन्यूस है तो इसमें ये वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल है तो आपने क्या करना है? डी एक्स एन को एक्स नॉट पे अप्रोच करवाना है। देयर एग्जिस्ट एन साइडेड फॉर एल एन इज ग्रेटर देन एन, वी हैव डी एक्स नॉट डी एक्स एन इंटू एक्स नॉट। ये चीज़ होती है टी एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट, किसमें? कंटिन्यूस में। हमने क्या बताना है? डी एक्स इंटू एक्स नॉट हमने ये लेना है, क्योंकि अभी हमने यही चीज़ प्रूफ करनी है। देखिए यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है ना, टी एक्स एन से एक्स नॉट तक और टी एक्स एन से टी एक्स नॉट तक। लेकिन जो हमारे पास डेफिनेशन है उसमें है टी एक्स इंटू टी एक्स नॉट, जो हमने कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। अभी हमने जस्ट इतना करना है कि यहाँ पे आपने डी एक्स एन से एक्स नॉट, इन दोनों में चीज़ चेंज की। डी एक्स एन इंटू एक्स नॉट लेस देन सिग्मा, ये भी कन्वर्ट कर रहा है। तो आप इसका मतलब है कि अगर आप इस पर मैपिंग करवा दें टी एक्स इंटू टी एक्स नॉट तो वो भी क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन नॉट होगा। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। अब ले लें जी इसका कन्वर्स। इसके कन्वर्स में है कि आपने एक्स एन को एक्स नॉट पर अप्रोच करवाया, जो इम्प्लाइज करता है टी एक्स नॉट
टी एक्स एन इंटू टी एक्स नॉट पे आपने बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। सेम इसी चीज़ को आप अपोजिट करके लिख दें। तो आप इसको उन्होंने यहाँ पे किया कंट्राडिक्शन मेथड से कि अगर ये इनको अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, वो कंटिन्यूस मैपिंग नहीं होगी। तो आप यहाँ पे लिखें फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 टी एक्स इंटू एक्स नॉट लेस देन सिग्मा और डी टी एक्स नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। कंटिन्यूस में ये लेस देन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन हमने कंट्राडिक्शन मेथड लिया तो हमने यहाँ पे लिया इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। डी एक्स इंटू एक्स नॉट लेस देन 1/n एक्स एन एक्स नॉट को तो अप्रोच करेगा, लेकिन फिर टी एक्स नॉट को अप्रोच नहीं करेगा। तो ये वाली कंट्राडिक्शन जो हमने ली थी वो फेल हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर एक्स एन एक्स नॉट को अप्रोच करेगा, टी एक्स नॉट को अप्रोच करेगा, तो वो वाली जो मैपिंग होगी वो कंटिन्यूस होगी। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 31। इसमें बस रियल नंबर के बारे में बताया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। आर इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। आर आपके पास क्या है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। इसमें जितने भी सीक्वेंस है वो सारे कन्वर्जेंट है और सारे क्या है, काशी सीक्वेंस भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो आप कह सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होते हैं। लेमा है, लेमा में जस्ट आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि एवरी काशी सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस इज बाउंडेड। अच्छा, जितने भी काशी सीक्वेंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ये बात आपने यहाँ पे इसमें याद रखनी है। आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जितने भी काशी सीक्वेंस होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इफ अ काशी सीक्वेंस है subsequence that converges to x clear then subsequence। जो अगर आप उस काशी सीक्वेंस का सबसीक्वेंस लेंगे तो वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट आपके पास प्रेपोजिशन है एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज अ मोनोटोनिक सबसीक्वेंस। जितने भी रियल नंबर्स के सीक्वेंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मोनोटोनिक सबसीक्वेंस होते हैं। कोई इंक्रीजिंग होता है, कोई डिक्रीजिंग होता है। इसी चीज़ को अब हम प्रूफ करेंगे। ये आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं किसी सब्जेक्ट कोड में। अब मुझे वो सब्जेक्ट कोड याद नहीं है, लेकिन ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला प्रूफ। सपोज दैट सीक्वेंस एक्स एन हैज नो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वी विल शो दैट इट हैज़ डिक्रीजिंग। अच्छा, आपने बताना है कि ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं है, ये डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सबसीक्वेंस है। अब डिक्रीजिंग का आपको पता होगा, डिक्रीजिंग में ये है कि जो फर्स्ट वाला होता है ना डी एक्स एन 1 ये ग्रेटर होगा डी एक्स एन 2 से, वो ग्रेटर होगा डी एक्स एन 3 से, वो ग्रेटर होगा डी एक्स एन 4 से। इसको कहते हैं डिक्रीजिंग। मतलब जो फर्स्ट वाला है वो ग्रेटर है, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, लास्ट में सबसे स्मॉलर। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हमने डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस को प्रूव करवाना तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होनी चाहिए, सबसे ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो आप लेंगे उससे स्मॉलर, लास्ट में सबसे स्मॉलर। यही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है एन इज ग्रेटर देन एन 1। मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। विच एन कम्स आफ्टर एन। यहाँ पे उन्होंने यही चीज़ लिखी हुई है एन एन लेस देन एक्स एन एन। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने फिर वही चीज़ लिखी हुई है कि अदरवाइज एक्स एन वुड हैव मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सिमिलरली रिमेनिंग सीक्वेंस एक्स एन 2 एक्स एन 3। देखिए एक्स एन 1 ग्रेटर हमने कर दिया। अब उसमें जो एक्स एन 2 होगा, एक्स एन 3 होगा, अप टू सो ऑन, ये सारी क्या होंगे, उससे स्मॉलर होंगी। जो फर्स्ट वाली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई आपने इसको फॉलो नहीं करना। आपको अगर समझ है इस चीज़ की कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, वही लिखें कि इसमें एक्स एन 1 जो होगा वो एक्स एन 2 से ग्रेटर होगा, देन एक्स एन 2 एक्स एन 3 से ग्रेटर होगा। तो इसको आप लोग कहते हैं डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सबसीक्वेंस। उन्होंने सेम यही बात बार बार यहाँ पे रिपीट की हुई है। इट मस्ट हैव फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ रिमेनिंग सीक्वेंस इन एक्स एन 2। जो एक्स एन 2 है, एक्स एन 2 जो है वो लेस देन होनी चाहिए एक्स एन 1 से, मतलब एक्स एन 1 ग्रेटर होनी चाहिए एक्स एन 2 से। फिर आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। आप रिमेनिंग सीक्वेंस ले एक्स एन 3, एक्स एन 3 क्या होनी चाहिए, वो एक्स एन 3 जो होनी चाहिए वो लेस देन होनी चाहिए किससे, एक्स एन 2 से। यही बात है वो यहाँ पे बहुत सिंपल वर्डिंग में रिपीट कर रहे हैं। तो आपने लास्ट में उन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया एक्स एन 1 एक्स एन 2 एक्स एन 3। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट है आर इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्ज। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि अगर एक आपके पास काशी सीक्वेंस है, काशी सीक्वेंस आपको पता है वो बाउंडेड होता है, उसका जो सब सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, एक्स एन हैज मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, एक्स एन इज मोनोटोनिक एज वेल एज बाउंडेड। मतलब ये उन्होंने सिर्फ इतना लिया है कि आर आपके पास क्या है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। अगर वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है तो इसका मतलब है कि वो काशी सीक्वेंस है। अगर वो काशी सीक्वेंस है तो इट्स मीन्स वो बाउंडेड है। अगर वो बाउंडेड है, अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका जो सब सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। यही चीज़ हमने बस लिखनी थी। ये पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है कि अगर वो कंप्लीट है तो वो क्या होना चाहिए, काशी सीक्वेंस होना चाहिए। काशी सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड में कन्वर्जेंट भी होना चाहिए, फिर उसका जो सब सीक्वेंस है वो भी बाउंडेड होना चाहिए। मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम ये है, अगर एक सीक्वेंस है वो मोनोटोन है, मतलब वो डिक्रीजिंग हो रहा है या वो इंक्रीजिंग हो रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए। और अगर वो बाउंडेड है तो वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके एमसीक्यूज में आती हैं। आपके जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं सारे थ्योरम के स्टेटमेंट से ही बनते हैं। तो आपके पास एक सीक्वेंस है, वो अगर मोनोटोन है तो वो क्या होगा, वो बाउंडेड भी होगा और वो क्या होगा, कन्वर्जेंट भी होगा। नेक्स्ट आपके पास है यूक्लिडियन स्पेस आर की पावर एन, वो भी कंप्लीट है। CAB, इसके जो प्रूफ थे वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और पेपर में नहीं आ सकते,
तो इसलिए मैंने इनको स्किप किया है। आर की पावर एन ये जो यूक्लिडियन स्पेस है ये भी कंप्लीट है। आई की पावर इनफिनिटी ये भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। सी ए भी ये भी क्या है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। नेक्स्ट छोटी सी उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई थी, इफ ए सीक्वेंस एक्स एम कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी कन्वर्ज, अगर ए एक आपके पास कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूस भी होनी चाहिए। ये चीज़ उन्होंने बस यहाँ पे लिखी हुई है। ये भी एक एग्जांपल नहीं थी, उन्होंने एक नोट बना के इसको लिखा हुआ था कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, वो कंटिन्यूस फंक्शन है, वो कन्वर्ज कर रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, उसकी लिमिट भी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट आपके पास मॉड्यूल नंबर 35 है आइसोमेट्रिक मैपिंग। कोई भी आपके पास लें, आपने दो ली मैट्रिक्स स्पेसेस, एक के लिए एक्स इज इक्वल टू एक्स टी और एक आपने ली एक्स इक्वल, ये छोटी सी उन्होंने बनाई हुई है बार इज इक्वल टू एक्स टी। ये दोनों क्या होनी चाहिए, ये दोनों मैट्रिक्स स्पेसेस हैं। आप मैपिंग टी एक्स इंटू एक्स ये इज सेट टू बी आइसोमेट्रिक। आप उसको कब बोलेंगे, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये मेरे पेपर में अभी आई थी और ये हर साल रिपीट होती है, तो आपने इसको हरगिज़ भी स्किप नहीं करना। कोई भी आपने ली दो स्पेसिस अपनी, और वो दो स्पेसिस हैं, उनके आपने मैपिंग को अप्लाई करवाया, और वो जो मैपिंग है वो कब होगी, आइसोमेट्रिक मैपिंग व्हेन इट प्रिजर्व डिस्टेंस। बस ये इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि वो कब होगी, आइसोमेट्रिक या आइसोमेट्रिक, इट प्रिजर्व डिस्टेंस। प्रिजर्व डिस्टेंस का मतलब है कि अगर जब आपने उस पर मैपिंग को अप्लाई करवाया और जब अप्लाई नहीं करवाया, वो दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब डी टी एक्स टी वाई, ये आपने जब मैपिंग को अप्लाई करवाया वो डिस्टेंस, और जब आपने मैपिंग को अप्लाई नहीं करवाया वो वाला डिस्टेंस, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब आइसोमेट्रिक मैपिंग क्या होती है, जब आपने उस पर मैपिंग अप्लाई करवाई दो स्पेसेस पे, या मैपिंग अप्लाई नहीं करवाई, उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इसी प्रिजर्व डिस्टेंस का यही मतलब है, इट प्रिजर्व डिस्टेंस। नेक्स्ट आपके पास आइसोमेट्रिक स्पेसेस, कोई भी दो स्पेस आपके पास कब आइसोमेट्रिक स्पेसेस होते हैं, जब वो 1 to 1 भी हो, मतलब बाइजेक्ट्रिक का मतलब ये होता है ना, वो 1 to 1 भी हो और वो ऑन टू भी हो। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, 1 to 1 ऑन टू वाली, तो वो क्या होगी, स्पेसेस आइसोमेट्रिक होगी। थ्योरम कंडीशन जस्ट एमसीक्यूज के लिए इसको एक बार देख लें, फॉर मैट्रिक्स स्पेस एक्स इक्वल टू एक्स टी, आप उसको कब बोलेंगे, वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है जब वो क्या होनी चाहिए, वो डेंस होनी चाहिए इन एक्स। देखें एक आपने ली एक्स और एक आपने ली एक्स के ऊपर ये बार लगा लें या ये लगा लें, ठीक है। अब ये कब आप इसको बोलेंगे कि ये दो वाली स्पेस हैं, ये इसके सब स्पेस, ये कब आइसोमेट्रिक है, जब ये इसके अंदर डेंस हो। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, आइसोमेट्रिक विद एक्स एंड इज डेंस इन एक्स की पावर एन कर लें या ये कर लें, जो भी इसको बोलते हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इज डेंस इन एक्स। तो यही चीज़ उन्होंने बस यहाँ पे लिखी हुई है। ये इसको जस्ट जितने भी थ्योरम्स हैं जिनके आपके पास प्रूफ बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, 2 से वो 3 पेजेस पे जा रहे हैं, इतने लेंथी प्रूफ हैं, या कुछ थ्योरम ऐसे हैं जिनके आपको प्रूफ नहीं दिए हुए, उनकी स्टेटमेंट को जस्ट आप इसलिए रीड कर लें कि वहाँ से कोई एमसीक्यूज़ ना बन जाए। तो यहाँ से अगर कोई एमसीक्यूज़ बनेगा तो सिर्फ यही बन सकता है कि वो जो आइसोमेट्रिक कब होगी, जब आपके पास डेंस होना चाहिए किसमें, ये जो एक्स है, जो एक मैट्रिक्स स्पेस है, वो दूसरी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर क्या होना चाहिए, डेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 36, वो है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होता है, अ वेक्टर और लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड के नॉन। इसमें यह होता है कि आपने एक्स वाई जेड, आपने कोई भी आपने एलिमेंट्स लिए और फिर आपने उनको मल्टीप्लाई भी करवाया, उनको ऐड भी करवाया, तो आप इसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। 2 अलजेब्रिक ऑपरेशंस आपने उसके ऊपर अप्लाई किए, एक वेक्टर एडिशन और एक कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन में क्या करना है कि आपने उसमें किसी भी नंबर को प्लस किया, एक्स प्लस 0 को 0 को प्लस करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, या आप उसके इन्वर्स को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। या आप उसको किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा बीटा एक्स, तो ये जो स्केलर नंबर है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये एक्स क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। या 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा। मतलब ये उन्होंने इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि जब एडिशन का इन्वर्स आप क्या करते हैं, एक्स का इन्वर्स क्या होगा, ये एडिटिव क्या होगा, माइनस एक्स, और यहाँ 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू एक्स। ये अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। वेक्टर स्पेस में आपने क्या करना होता है, आपको 2 स्पेसेस गिवन होती हैं, आपने उनके ऊपर 2 अलजेब्रिक ऑपरेशंस को अप्लाई करना होता है। एक अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है कि आपने उनका एडिशन लेना है, एक होता है कि आपने उनको किसी भी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमने अभी डेफिनेशन में देखा है। एक वेक्टर एडिशन और एक आपने उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है किसी भी स्केलर के साथ। तो पहले एडिशन कर लेते हैं। 2 स्पेसेस आपने ली, एक्स एंड वाई, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू सो ऑन एप्सिलॉन n। एक आपने ली y एप्सिलॉन, ये इसको क्या बोलते थे, ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 अप टू सो ऑन ईटा n। अब आपने एक बार इसके एडिशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, एक बार स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। एडिशन में क्या करें, इनको प्लस किया। अब देखें ये भी रियल से बिलोंग करता है, ये भी रियल से बिलोंग करता है। अच्छा ये ना मॉड्यूल नंबर 37 में ये 3 मतलब डिफरेंट टॉपिक्स थे, उनमें उन्होंने एक ही सेम स्टेप्स लिखे हुए थे। एक में था उन्होंने यही चीज़ उन्होंने प्रूफ करने बोले कि स्पेस आर की पावर n लिखा हुआ था। एक में था स्पेस ए बी
एक में था स्पेस आई की पावर इन्फिनिटी। यही सेम स्टेप थे, बस यहाँ पे चेंज होना है कि यहाँ पे जब यहाँ पे आर की पावर एन होगा तो यहाँ पे आपने आर लिखना है, और जब यहाँ पे स्पेस सी ए भी होगा तो बस यहाँ पे आपने ई ईटा एप्सिलॉन नॉट आई और ईटा आई, इनको आपने यहाँ पे स्पेस ई ए भी कर देना है, या आई की पावर 2 स्पेस आई की पावर 2 अगर ये होगा तो मतलब इसमें जो चेंज सिर्फ यहाँ पे होगी कि वो इससे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे नाम चेंज होगा, बाकी स्टेप यही होंगे। आपने एक स्पेस एक्स लेनी होगी, एक वाई लेनी होगी, फिर आपने उनको एडिशन करके लिखना है, इन फर्स्ट 2 को ऐड कर लें, इनको ऐड कर लें, अप टू सॉन इनको ऐड कर लें, तो ये भी क्या करेगा, ये भी इस आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आपने इन दोनों में से कोई भी एक स्पेस ली, या एक्स ले लें या वाई ले लें, उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया, जैसे मैंने अल्फा से करवाया, अल्फा को मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये भी क्या है, ये भी आर से बिलोंग करता है, तो इट्स मीन्स ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। एडिशन वाले भी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले भी, स्पेस आर एन क्या है, वेक्टर स्पेस है। इस तरह आपका स्पेस सी की पावर एन आ सकता है, स्पेस आई की पावर 2 आ सकता है। जस्ट बस आपने यही चीज़ें बाकी लिखनी है, बस ये वाली जो चीज़ होगी ना इसको आपने निकल देना है, स्पेस आई की पावर 2, अगर यहाँ पे स्पेस आई की पावर 2 होगा तो यहाँ पे आई की पावर 2, आई की पावर 2, आई की पावर 2, आई की पावर 2 आएगा, और ये अगर सी की पावर एन हुआ तो यहाँ पे सी की पावर एन, सी की पावर एन, सी की पावर एन, सी की पावर एन। तो वेक्टर स्पेस के लिए आप ये दो कंडीशंस करते हैं, एक एडिशन और एक वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहले आप ये दो लेते हैं स्पेसिस। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर है आपके पास 38। मॉड्यूल नंबर 38 में सबस्पेस और वेक्टर स्पेस एक्स इज नॉन एम्प्टी सबसेट वाई ऑफ एक्स सच दैट एडिशन स्केलर। अब देखें वो बात कर रहे हैं वेक्टर स्पेस की, सबस्पेस की, मतलब एक वेक्टर स्पेस के लिए दो कंडीशंस आपने फुलफिल करवानी होती है ना, एक एडिशन वाली, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। सब स्पेस के लिए भी यही दो कंडीशन है, अगर वो एडिशन वाली एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली को फॉलो करता है तो वो वाली वेक्टर स्पेस की जो सब स्पेस होगी वो भी क्या होगी, वो स्पेस सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस होगी। मतलब आपने उसी तरह आपने दो आपने लेनी होंगी स्पेसिस, उन पे आपने एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करवाएंगे, अगर वो उसको फिल कर रहा है तो वो वाली जो सब स्पेस होगी वो सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस होगी। टी इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये इन्होंने वैसे एमसीक्यूज लिखे हुए हैं कि टी अगर आप पूछो तो इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट देखिए उन्होंने सब स्पेसेस की टाइप्स लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इम्प्रॉपर और एक होती है प्रॉपर। इम्प्रॉपर यह होती है कि अगर स्पेन ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू वेक्टर स्पेस, यहाँ पे देखें इम्प्रॉपर में इक्वल होगा, स्पैन ऑफ सबस्पेस इज इक्वल टू वेक्टर स्पेस, और प्रॉपर में क्या होगा, इज नॉट इक्वल। ठीक है, याद रखना है, इम्प्रॉपर में इक्वल आएगा और प्रॉपर में इक्वल नॉट, मतलब नॉट इक्वल आएगा। नेक्स्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर, आपने कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिया वेक्टर स्पेसेस का, उसमें x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, और इनमें देखें कोएफिशिएंट्स भी लिखे a1 x1 a2 x2 a3 अप टू सो ऑन। ये क्या है a1 a2, ये क्या है, और ये कोएफिशिएंट्स हैं, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसमें आप ये वेक्टर स्पेसेस ले रहे हैं, बाद में उनके साथ इनको कोएफिशिएंट्स भी लिख दिए। स्पैन ऑफ सेट्स में क्या होता है, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एम। अब देखें आपने एक सब स्पेस ली, एक्स आपके पास स्पेस है, आपने उसकी क्या ली, सब स्पेस, या आपने उसके लिए सबसेट। फॉर ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, स्पेन कहते हैं सबसेट को, मतलब आपने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, उसके जब आप सबसेट लेंगे तो क्या होगा, स्पेन ऑफ सेट होगा। ये बात उन्होंने लिखी है कि आपने एक सबसेट लिया, एम एक्स का सबसेट लिया, उसमें जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के उनको आप क्या बोलेंगे, स्पेन ऑफ एम बोलेंगे। नेक्स्ट है लीनियर इंडिपेंडेंस। लीनियर इंडिपेंडेंस में आपको दो चीज़ें आ जाती हैं, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर्स हैं आपके पास, अगर वो सेम कंडीशन में जा रही हैं दोनों वेक्टर, तो इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। अगर एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब है कोई इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर वो सेम डायरेक्शन में है, अगर वो इफ़ टू वेक्टर्स आर नॉट सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, डिपेंड नहीं कर रही, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपने एक लिखा C1 x1 C2 x2 C3 x3 अप टू CM xm, कब ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए जितने भी इसमें कॉन्स्टेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। C1 C2 C3 C अप टू CM ये सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन है। लीनियर इंडिपेंडेंट में जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, और लीनियर डिपेंडेंट में वो जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, और इंडिपेंडेंट में वो जीरो के इक्वल होने चाहिए। इस चीज़ को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना।
इसको एक बार MCQ के लिए देख लें। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, बेसिस क्या होता है? अ स्पैन ऑफ M इज आल्सो सब स्पेस इफ सब स्पेस इज इम्प्रॉपर। इसमें ना बेसिस के लिए दो कंडीशन याद रखनी है, एक इम्प्रॉपर और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये दो चीज़ें किसी भी स्पेस पे फुलफिल हो रही हैं तो वो वाली क्या होगी? बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस होगी। ठीक है, एक वो क्या होना चाहिए? इम्प्रॉपर, और एक वो क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन वो वाली जो स्पेस होगी वो क्या होगी? बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।